नमस्कार। आज हम एक बहुत ही हम सबकी पहचान से जुड़े एक अहम विषय पर बात करने वाले हैं, भारतीय नागरिकता। अक्सर हम सोचते हैं भाई पैन कार्ड है, आधार है तो हो गए नागरिक। पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? आज इसी को थोड़ा खंगालते हैं, समझते हैं कि भारत का नागरिक होने का असली मतलब क्या है, संविधान और कानून के हिसाब से। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जिनमें संविधान का भाग 2 है, नागरिकता अधिनियम 1955 है। कोशिश रहेगी कि ये नियम जो थोड़े पेचीदा लग सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में परत दर परत खोलें, एकदम साफ-साफ। बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि नागरिकता सिर्फ कोई कार्ड या दस्तावेज़ नहीं है। ये असल में हमारे अधिकारों का, हमारी ज़िम्मेदारियों का आधार है। देश के साथ हमारा जो रिश्ता है, उसकी बुनियाद है। तो हम देखेंगे कि संविधान ने क्या कहा शुरुआत में और फिर संसद ने वक्त के साथ मतलब ज़रूरतों के हिसाब से नागरिकता पाने के क्या तरीके बनाए। अभी चलिए देर किस बात की, सीधे संविधान से ही शुरू करते हैं। भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11, ये खास तौर पे नागरिकता के लिए ही है। जी। तो अनुच्छेद 5 ये क्या कहता है? जी। अनुच्छेद 5 वो एकदम शुरुआती बात करता है। मतलब 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन भारत का नागरिक कौन माना गया। इसके लिए देखिए, 3 में से कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए थी। ठीक, पहली, कि व्यक्ति का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। सीधा सा। दूसरी, अगर जन्म बाहर भी हुआ हो तो उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत में जन्मा हो। हम्म। या फिर तीसरी शर्त ये थी कि वो संविधान लागू होने की तारीख से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में मामूली तौर पर रह रहा हो, मतलब एक सामान्य निवासी की तरह। अच्छा। ये उनके लिए था जो उस समय भारत में थे हम्म। और जिनका भारत से एक स्थायी किस्म का जुड़ाव था। ये तो काफी स्पष्ट है। लेकिन 1947 का विभाजन, वो एक बहुत बड़ी उथल-पुथल वाली घटना थी। लाखों लोग पाकिस्तान वाले इलाके से भारत आए। उनकी नागरिकता का क्या हुआ? मतलब संविधान ने इस मानवीय पहलू को कैसे देखा? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल था उस वक्त और संविधान ने अनुच्छेद 6 में इसका ध्यान रखा। ये अनुच्छेद खास उन्हीं लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके मतलब प्रव्रजन करके भारत आए थे। इसमें एक तारीख बहुत ज़रूरी है, 19 जुलाई 1948। इसे परमिट सिस्टम लागू होने की तारीख भी कहते हैं। अच्छा। जी। तो जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे और तब से भारत में ही रह रहे थे सामान्य रूप से, तो उन्हें सीधे-सीधे भारत का नागरिक मान लिया गया। और वो लोग जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद में आए? उनका क्या? उनके लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग थी। उन्हें नागरिकता के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, पंजीकरण। और शर्त ये थी कि आवेदन करने की तारीख से वो कम से कम 6 महीने पहले से भारत में रह रहे हों। और सबसे ज़रूरी, उनका इरादा भारत में पक्के तौर पर बसने का हो। ये दिखाता है कि संविधान उन लोगों को अपनाने को तैयार था जो विभाजन की वजह से बेघर हुए थे। हम्म। लेकिन स्थितियां और भी थीं। कुछ लोग ऐसे भी तो थे जो शायद पहले भारत से पाकिस्तान चले गए 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन फिर उन्हें लगा कि नहीं, वापस भारत आना है। क्या उनके लौटने का कोई रास्ता था? बिल्कुल था। और वो आता है अनुच्छेद 7 में। ये अनुच्छेद कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, तो उसे आमतौर पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अच्छा। जी, लेकिन इसमें क्लॉज है, एक अपवाद। अगर ऐसा व्यक्ति भारत सरकार से पुनर्वास या स्थायी वापसी का परमिट लेकर लौटा है, तो उसे नागरिकता मिल सकती थी। प्रक्रिया वही थी, अनुच्छेद 6 भी वाली। मतलब उसे भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता और आवेदन से कम 6 महीने पहले से भारत में रहना जरूरी था। तो दरवाजा बंद नहीं था पूरी तरह, पर शर्तें थीं। ठीक है। तो अनुच्छेद 5, 6, 7 ये तो मुख्य रूप से भारत और विभाजन की स्थिति से जुड़े लगते हैं। लेकिन बहुत से भारतीय मूल के लोग तो तब भी विदेशों में रह रहे थे, काम के लिए, या शायद उनके पुरखे पहले ही बाहर बस गए थे। उनके बारे में संविधान ने क्या सोचा? जी, उनके लिए है अनुच्छेद 8। ये उन लोगों की बात करता है जो भारत के बाहर रह रहे हैं पर हैं भारतीय मूल के। अब भारतीय मूल का मतलब क्या है कि या तो वो व्यक्ति खुद, या उसके माता पिता में से कोई, या दादा दादी नाना नानी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो। हम्म। तो ऐसे लोग चाहे वो दुनिया में कहीं भी रह रहे हों, उस देश में जो भारत का डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर प्रतिनिधि हैं, मतलब राजदूत या वाणिज्य दूत का ऑफिस, वहां एक फॉर्म भरकर खुद को भारतीय नागरिक के तौर पर रजिस्टर करवा सकते थे। अगर उनका आवेदन मंजूर हो जाता तो उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाता। ये संविधान लागू होने से पहले या बाद में दोनों तरह से हो सकता था। यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल दिमाग में आता है।
जो आज भी उतना ही रिलेवेंट है। मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक है और वो अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तब उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होगा? इसके लिए अनुच्छेद 9 है और वो बिल्कुल साफ है, एकदम स्पष्ट। वो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से मतलब अपनी मर्जी से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले ली है तो फिर उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। वो फिर अनुच्छेद 5, 6 या 8 के तहत भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अच्छा। इसका सीधा मतलब है कि भारत डुअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता। आप एक ही समय पर भारत और किसी दूसरे देश दोनों के नागरिक नहीं हो सकते, चुनना पड़ेगा। समझ गई, यानी एक व्यक्ति एक नागरिकता। बिल्कुल क्लियर। अब आखिर में आते हैं अनुच्छेद 10 और 11 पर। इनका क्या रोल है? अनुच्छेद 10 एक तरह से गारंटी देता है निरंतरता की। ये कहता है कि हर वो व्यक्ति जो इन शुरुआती प्रावधानों के तहत मतलब अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत का नागरिक है या माना गया है, वो आगे भी नागरिक बना रहेगा। लेकिन इसमें कंडीशन है, वो ये कि उसकी नागरिकता संसद द्वारा भविष्य में बनाए जाने वाले किसी भी कानून के अधीन होगी। मतलब संसद चाहे तो बाद में कानून बनाकर शर्तें बदल सकती है। अच्छा। और यहीं से अनुच्छेद 11 का महत्व शुरू होता है। हाँ। अनुच्छेद 11 वो पावर देता है संसद को। ये भारतीय संसद को नागरिकता हासिल करने एक्विजिशन और नागरिकता खत्म होने टर्मिनेशन के बारे में और नागरिकता से जुड़े बाकी सभी मामलों पर कानून बनाने की पूरी शक्ति देता है। संविधान ने तो एक शुरुआती ढांचा दे दिया, पर यह माना कि समय बदलेगा, जरूरतें बदलेंगी, तो नए नियम बनाने का अधिकार संसद के पास होना चाहिए। तो अनुच्छेद 11 ने वो चाबी संसद को सौंप दी, जिससे नागरिकता के भविष्य के नियम लिखे जा सकें। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने बनाया नागरिकता अधिनियम 1955, जो आज भी हमारे नागरिकता कानूनों की नींव है। ये एक्ट मुख्य रूप से ये बताता है कि संविधान लागू होने के बाद कोई भारत का नागरिक कैसे बन सकता है ना? इसमें क्या तरीके बताए गए हैं नागरिकता पाने के? बिल्कुल सही कहा आपने। संविधान लागू होने के बाद नागरिकता कैसे मिलेगी, इसके लिए नागरिकता अधिनियम 1955 ही मेन कानून है। इसमें नागरिकता पाने के 5 आधार या तरीके दिए गए हैं। ये हैं: पहला जन्म से बाय बर्थ, दूसरा वंश द्वारा बाय डिसेंट, तीसरा पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा देशीकरण द्वारा बाय नेचुरलाइजेशन और पांचवा किसी नए इलाके के भारत में शामिल होने पर बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अच्छा। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। हाँ बिल्कुल। तो पहला, जन्म से। ये सुनने में सबसे आसान लगता है। क्या ऐसा है कि जो भी भारत में पैदा हुआ वो नागरिक बन गया? देखिए, शुरू में तो काफी हद तक ऐसा ही था, लेकिन इसमें वक्त के साथ काफी बदलाव हुए हैं। जो मूल कानून था 1955 का, उसके हिसाब से 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले अगर कोई भारत में पैदा हुआ तो वो जन्म से भारत का नागरिक था। उस समय ये नहीं देखा जाता था कि उसके माता पिता की नागरिकता क्या है। इसे कहते जस सोली, मतलब मिट्टी का अधिकार, जहां जन्म लिया वहां की नागरिकता। हम्म। लेकिन 1986 में एक बड़ा संशोधन हुआ। अब 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद भारत में जन्मे व्यक्ति को जन्म से नागरिकता तभी मिलती है जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कम एक भारत का नागरिक हो। अच्छा, ये बदलाव हुआ। जी। और फिर 2003 में एक और संशोधन हुआ जो 3 दिसंबर 2004 से लागू है। इसके मुताबिक इस तारीख के बाद जन्मे व्यक्ति को जन्म से नागरिक तभी माना जाएगा जब या तो उसके दोनों माता पिता भारत के नागरिक हों या फिर एक माता पिता भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी मतलब इलीगल माइग्रेंट न हो। तो आप देख सकती हैं कि भारत धीरे धीरे सिर्फ जन्मस्थान की बजाय माता पिता की नागरिकता जस सैंग्विनिस को ज्यादा महत्व देने लगा। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण बदलाव हैं। ठीक है, ये हुई जन्म से नागरिकता की बात। अब दूसरा तरीका, वंश के आधार पर। यह शायद उन बच्चों के लिए है जो भारतीय माता-पिता के यहाँ विदेश में पैदा होते हैं? बिल्कुल, ये उन्हीं के लिए है जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ हो। इसमें भी समय के साथ बदलाव आया है। पहले क्या था, 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच अगर कोई बच्चा विदेश में पैदा हुआ तो उसे वंश से नागरिकता तभी मिलती थी जब उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। ये थोड़ा मतलब लैंगिक आधार पर ठीक नहीं था। हाँ, ये तो भेदभावपूर्ण लगता है। सही कहा। इसीलिए 1992 में इसे बदला गया। अब 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत से बाहर जन्मे बच्चे को वंश से नागरिकता तब मिलती है
जब जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। एक और शर्त इसमें यह है कि बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन आमतौर पर 1 साल के अंदर पास के भारतीय दूतावास या कॉन्सुलेट में करवाना होता है। अगर देर हो जाए तो केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। अच्छा। तो मान लीजिए कोई भारतीय कपल अमेरिका में है, वहां बच्चे का जन्म होता है, तो वो इस तरीके से अपने बच्चे के लिए भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, ये भी साफ हुआ। तीसरा तरीका है पंजीकरण द्वारा, मतलब रजिस्ट्रेशन से। ये किन लोगों पर लागू होता है? क्या ये उनके लिए है जिनका भारत से कोई रिश्ता तो है, पर वो जन्म या वंश वाले क्राइटेरिया में फिट नहीं होते? हाँ, आप कह सकते हैं मोटे तौर पर। पंजीकरण का तरीका कुछ खास कैटेगरी के लोगों के लिए है। इसमें सबसे अहम है भारतीय मूल के व्यक्ति, मतलब पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन या पीआईओ, जिनके पुरखे भारतीय थे। अगर ऐसा व्यक्ति आवेदन करने से ठीक पहले आमतौर पर 7 साल से भारत में रह रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। 7 साल? जी, सामान्यतः 7 साल। एक और बड़ी कैटेगरी है उन लोगों की जिन्होंने किसी भारतीय नागरिक से शादी की है। अगर वो भी आवेदन से पहले 7 साल से भारत में सामान्य रूप से रह रहे हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे भी इसमें आते हैं। और भी कुछ कैटेगरी हैं, लेकिन मूल आइडिया यही है कि जिनका भारत से एक मजबूत और स्थापित रिश्ता है, उन्हें नागरिकता का एक रास्ता दिया जाए। 7 साल का निवास, ये एक कॉमन शर्त लगती है इसमें। ठीक है। अब चौथा तरीका, देशीकरण यानी नेचुरलाइजेशन। ये शब्द थोड़ा कम सुनने को मिलता है। ये किसके लिए है और प्रक्रिया क्या है इसकी? देशीकरण का रास्ता उन विदेशी नागरिकों के लिए है जो भारत में बसना चाहते हैं, यहीं का नागरिक बनना चाहते हैं, लेकिन वो जन्म, वंश या रजिस्ट्रेशन वाली कैटेगरी में नहीं आते। मान लीजिए कोई अमेरिकी है या फ्रेंच है जिसका भारत से कोई सीधा पारिवारिक लिंक नहीं है, पर वो भारत को अपना घर बनाना चाहता है। उसके लिए ये तरीका है। अच्छा, तो कोई भी विदेशी नागरिक बन सकता है इस तरह? कोई भी नहीं, कुछ शर्तें हैं, और वो शर्तें थोड़ी सख्त हैं। सरकार देखती है कि आवेदक कुछ योग्यताएं पूरी करता हो, जैसे कि वो किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीयों को देशीकरण से नागरिक बनने पर रोक हो, उसने अपने मूल देश की नागरिकता छोड़ने का वादा किया हो या कानूनन छोड़ दी हो, क्योंकि दोहरी नागरिकता तो है नहीं। हाँ, वो तो है। वो आवेदन करने से ठीक पहले कम से कम 12 महीने लगातार भारत में रहा हो, और इन 12 महीनों से पहले के 14 सालों में कुल मिलाकर कम से कम 11 साल भारत में रहा हो। मतलब कुल करीब 12 साल का निवास चाहिए। 12 साल? ये तो काफी लंबा समय है। जी, साथ ही उसका चरित्र अच्छा हो, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी एक की ठीक ठाक जानकारी हो, और उसका इरादा पक्का हो कि वो भारत में ही रहना चाहता है। हाँ, इसमें एक खास क्लॉज भी है। अगर कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में बहुत खास काम कर चुका हो, तो सरकार चाहे तो निवास या भाषा जैसी कुछ शर्तों में ढील दे सकती है। अच्छा, ये भी है। जैसे अदनान सामी का केस था शायद। जी, गायक अदनान सामी को देशीकरण से ही नागरिकता मिली थी। हम्म, संभवतः इसी विशेष प्रावधान के तहत कुछ छूट मिली होगी। ठीक है। और अब पांचवा और आखिरी तरीका, किसी नए क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर। हाँ, इसे कहते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर भविष्य में भारत सरकार किसी नए इलाके को, मान लीजिए संधि से या किसी और तरह से, भारत का हिस्सा बनाती है, तो सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करके उस इलाके के लोगों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। वो किस तारीख से नागरिक माने जाएंगे, क्या शर्तें होंगी, ये सब उस नोटिफिकेशन में बताया जाता है। इसका कोई उदाहरण है? जी हाँ, बिल्कुल। सिक्किम, जब 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना, तो वहां के निवासियों को भारत सरकार के आदेश से भारतीय नागरिकता दी गई। ऐसे ही गोवा, दमन और दीव, पुडुचेरी, इनके विलय के बाद भी वहां के लोगों को नागरिकता मिली थी। तो ये हो गए नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता पाने के 5 तरीके: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र समावेश। यह समझना वाकई जरूरी था कि ये सिर्फ जन्म की बात नहीं है, कई रास्ते हैं। अब एक और आम उलझन, हम अक्सर एनआरआई और ओसीआई सुनते हैं। ये सुनने में मिलते जुलते लगते हैं, पर क्या इनमें कोई बड़ा फर्क है? बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। हाँ, ये कन्फ्यूजन आम है, लेकिन इनमें फर्क बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझना बेहद जरूरी है। चलिए पहले बात करते हैं एनआरआई की, नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी प्रवासी भारतीय। एनआरआई का सीधा मतलब है वो व्यक्ति जो है तो भारत का नागरिक, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है, लेकिन वो आमतौर पर भारत के बाहर रहता है। अक्सर टैक्स कानूनों के हिसाब से अगर कोई भारतीय नागरिक
एक वित्त वर्ष में 182 दिन या उससे ज्यादा विदेश में रहता है तो उसे एनआरआई मान लिया जाता है। ये नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई किसी भी वजह से हो सकता है। तो मतलब एनआरआई फंडामेंटली भारतीय नागरिक ही है। उन्हें भारत में अधिकार क्या मिलते हैं? वोट वगैरह दे सकते हैं? बिल्कुल, चूंकि वो भारतीय नागरिक हैं, उन्हें वो सारे मौलिक अधिकार मिलते हैं जो किसी भी भारतीय नागरिक को मिलते हैं। वे भारत में वोट डाल सकते हैं, बशर्ते उनका नाम वोटर लिस्ट में हो और वो योग्य हों। हाँ, अभी विदेशों से वोटिंग की प्रक्रिया पर बात चल रही है, पर अधिकार है। वो भारत में चुनाव लड़ सकते हैं अगर बाकी योग्यताएं पूरी करते हों। वो भारत में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कृषि भूमि भी खरीद सकते हैं। उन्हें भारत आने जाने के लिए वीजा नहीं चाहिए। वो भारतीय हैं, बस विदेश में रह रहे हैं। ठीक है, ये एनआरआई की स्थिति एकदम साफ हो गई। अब आते हैं ओसीआई पर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का समुद्र पारीय नागरिक। ये कौन लोग हैं? ओसीआई बिल्कुल अलग चीज है। ओसीआई स्कीम 2005 में शुरू हुई थी। इसने पहले वाली पीआईओ कार्ड स्कीम की जगह ली थी। ओसीआई कार्ड उन लोगों को मिलता है जो भारतीय मूल के तो हैं, लेकिन अब किसी और देश के नागरिक हैं। अच्छा, ये है मेन पॉइंट। जी, मतलब ऐसे व्यक्ति जो या तो खुद कभी भारतीय नागरिक थे, या जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी भारतीय नागरिक थे, या 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बनने के योग्य थे, वो ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे जो कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हों, वो आमतौर पर ओसीआई के लिए योग्य नहीं माने जाते। तो सबसे बड़ा बल्कि बुनियादी फर्क ये है कि ओसीआई कार्ड वाले असल में भारत के नागरिक नहीं हैं। वो विदेशी नागरिक हैं जिनका भारतीय मूल है। बिल्कुल सही। यही सबसे जरूरी बात है याद रखने वाली। ओसीआई कार्ड नागरिकता नहीं है, ये एक तरह का मल्टीपर्पज, मल्टी एंट्री, लाइफ लॉन्ग वीजा है, बस। लाइफ लॉन्ग वीजा। हाँ, मतलब उन्हें बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं भारत आने के लिए। वो जब चाहें अब आ सकते हैं। उन्हें भारत में कितने भी समय तक रहने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन से भी छूट है, कुछ खास मामलों को छोड़कर। उन्हें आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक मामलों में एनआरआई के बराबर कुछ सुविधाएं मिलती हैं। जैसे वो भारत में खेती की जमीन छोड़कर बाकी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, शिक्षण संस्थानों में एनआरआई कोटे में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन चूंकि वो नागरिक नहीं है, तो क्या उन्हें वोट देने या चुनाव लड़ने जैसे राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, या सरकारी नौकरी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओसीआई कार्ड होल्डर्स को भारत में कोई राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते। वो वोट नहीं डाल सकते, वो संसद या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते, वो भारत में कोई संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जज, गवर्नर, ये सब नहीं बन सकते। उन्हें सरकारी नौकरियों में भी अप्लाई करने का हक नहीं है। और जैसा कहा, खेती की जमीन या बागान भी नहीं खरीद सकते। तो ओसीआई एक खास स्टेटस है जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत से जुड़े रहने और कुछ सुविधाएं देने के लिए है। पर यह नागरिकता नहीं है और ना ही ये दोहरी नागरिकता है। तो जो बात हमने एकदम शुरू में कही थी, वो अब बिल्कुल साफ हो गई है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब पहचान पत्र हैं, पते का सबूत हो सकते हैं, पर ये अपने आप में भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं है। नागरिकता तो तय होती है संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों से, जो हमने अभी विस्तार से समझे। तो आज हमने भारतीय नागरिकता के इस अहम मुद्दे की गहराई में जाकर इसे परत दर परत समझा। देखा कि कैसे संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 ने इसकी बुनियाद रखी, खासकर विभाजन के मुश्किल दौर में, और कैसे अनुच्छेद 11 ने संसद को ताकत दी जिससे 1955 का कानून बना। और उस कानून ने जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र समावेश के 5 तरीके बताए नागरिकता हासिल करने के। जी, और साथ ही हमने एनआरआई और ओसीआई के बीच का जो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है उसे भी दूर करने की कोशिश की। ये याद रखना बहुत जरूरी है, एनआरआई भारतीय नागरिक हैं जो विदेश में रहते हैं, उन्हें सारे नागरिक अधिकार हैं, जबकि ओसीआई वो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं। उन्हें भारत आने जाने, रहने की खास सुविधाएं जरूर हैं, पर वो भारत के नागरिक नहीं हैं। उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है। ये दोहरी नागरिकता बिल्कुल नहीं है। नागरिकता के नियमों को जानना, मुझे लगता है, सिर्फ किसी परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के लिए भी बहुत जरूरी है। इससे हमें अपने देश की व्यवस्था, अपने अधिकार, अपने कर्तव्य, इनकी बेहतर समझ मिलती है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक सवाल या कहिए एक विचार के साथ छोड़ते हैं श्रोताओं को। हमने देखा कि अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार देता है। इस अधिकार का इस्तेमाल भी हुआ है। 1955 का कानून बना, उसमें संशोधन हुए। अब दुनिया बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन है, माइग्रेशन के नए पैटर्न है, टेक्नोलॉजी है, देशों के आपसी रिश्ते बदल रहे हैं। ये सब नागरिकता की अवधारणा पर भी असर डाल रहे हैं, नई चुनौतियां ला रहे हैं।
तो सोचना लाजमी है कि क्या भविष्य में नागरिकता के मौजूदा कानूनों, मौजूदा सिद्धांतों पर फिर से सोचने की जरूरत पड़ेगी? क्या नागरिकता की परिभाषा, उसे पाने के तरीके भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बदल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो नागरिकता की बहस को हमेशा जिंदा और प्रासंगिक बनाए रखेगा।